नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। 5 बजे इस बार मोदी जी जब शाम को आने वाले थे, आज 13वीं बार आए थे वो, तो उससे पहले बहुत सारी आशंकाएं थी, बहुत सारे अनुमान लगाए जा रहे थे। मेरे पुराने चैनल के ग्रुप में एक एंकर ने पूछा कि आज मोदी जी क्या बोल सकते हैं। दूसरे व्यक्ति ने कुछ अनुमान लगाए। मैंने कहा मोदी जी कोई टास्क जरूर देंगे। वो टास्क देके चले गए। लेकिन बात यह है कि क्या अब वो इस लायक बचे हैं कि हमको टास्क पे ले सकें। आप कहेंगे कि हम तो सोच रहे थे आप भाषण की कुछ समीक्षा करेंगे, आप तो कहीं और पहुंच गए हैं। भाषण की समीक्षा करने वाले हैं और हालत यह है कि आज एक डरे हुए मक्कार पॉलिटिशियंस को हमने बातों को गोल गोल घुमा के अपनी नाकामियों को कामयाबी कहकर बेचते हुए देखा, बहुत सारे झूठ बोलते हुए देखा और हमने ये माना कि ये व्यक्ति कभी सुधर नहीं सकता। आज हम सारे नोएडा देखिए, मैं आपको बताऊं, जो ग्रुप में पर्सनल बातचीत होती है तो जितने आपको भक्त टाइप के एंकर दिखते हैं क्रांति करते हुए, ये वैसे है नहीं। ये सब लोग आज बैठे होंगे, मोदी जी ने ये कर दिया वो कर दिया, मास्टर स्ट्रोक, लाल किले का वादा पूरा कर दिया, कर रहे होंगे। लेकिन आज हम समझेंगे कि मोदी जी ने किस तरह से इस 11 साल में जो सत्यानाश किया था, और कुर्सी जाने के डर से कैसी वाली, ऐसी वैसी नहीं, जेनजी हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, मोदी जी ने अपना पूरा का पूरा एजेंडा बदल दिया। और पहली बार मोदी जी डर के मारे, मैं आपको अक्सर कहता हूं, जनता को अपनी ताकत बना के रखनी चाहिए, संगठित रहो, आवाज उठाओ। और उसका नतीजा यह है कि सबसे ज्यादा अकड़ू प्रधानमंत्री आपके सामने घुटनों पे है। वो देश के नाम संदेश देता है, एहसान गिनाता है, लेकिन वो डरा हुआ होता है और गलती मान रहा होता है। कैसे? 2 विकल्प हैं। एक तो हम जो उन्होंने टैक्स के मामले में चेंजेस किए हैं उस पर आ जाएं, या उससे पहले उस झूठ पे आ जाते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने करोड़ों लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाए हैं। ये उन्होंने अपने बयान दिया। उन्होंने जब वो ये डायलॉग बोलते हैं तो हमको लगता है वाह भाई वाह, बहुत सारे लोग गरीब होंगे, उनको कुछ और पैसे मिल गए होंगे तो अब वो गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए। यही एक इंप्रेशन होता है, भाई आदमी गरीब था, अब गरीब नहीं है, तो उसके पास कुछ पैसे आ गए होंगे। लेकिन जो सरकारों की गरीबी की रेखा की सीमा, वो परिभाषाएं होती हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय परिभाषाएं होती हैं, वो परिभाषाएं कुछ अलग होती हैं। जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है, यानी एक ऐसा सूचकांक होता है जो बहुआयामी गरीबी को प्रदर्शित करता है, उस सूचकांक में बदलाव आया। तो ये बहुआयामी गरीबी क्या होती है? ये बहुआयामी गरीबी ये होती है कि आपको पास अगर शौचालय नहीं है, आपको सड़क पे जाना पड़ता है, तो उसमें आपके जो नंबर होते हैं ना, उसी हिसाब से जुड़ते हैं। तो ये जो भारत में क्या हुआ कि जो शौचालय कवरेज है, सरकार ने कुछ तो स्वच्छ भारत अभियान चलाया, कुछ झूठे आंकड़े भी अफसरों ने दबादब बनाए, उनके कारण जो 2014 में 39% शौचालय का कवरेज था, वो सरकार ने अब 98% कर दिया। कह दिया हर आदमी का शौचालय। हमको तो लोग पहले की तरह ही सड़कों पे बैठे हुए दिख जाते हैं, लेकिन उनके आंकड़े में हो गया है तो 98% आ गया। तो ये जो आंकड़े में बदलाव होता है, ये आंकड़ा आपको मल्टी डायमेंशनल गरीबी से बाहर निकालता। तो उनके जो पैरामीटर्स हैं, आज पूरा वीडियो उसी पे हो जाएगा अगर मैं उधर जाऊंगा तो, जो पैरामीटर्स हैं उनके, उसमें एक पैरामीटर कम हो गया। इसके अलावा बिजली का कवरेज जो है, वो भारत में 70% गांव में बिजली थी 2014 में, 96% हो गई 2023 में सरकार के आंकड़ों के हिसाब से। ये 2% इसलिए छूटती है तो कि 100% अगर बोलते तो कोई कहे कि देखो मेरे, तो कहे वो 2% में आपका गाँव, तो 96% गांव में बिजली पहुंच गई है। तो जो बिजली से दूर है, शौचालय से दूर है, वो गरीबी में था। इसी तरह से शौचालय के नए, वो एलपीजी के भी 33 करोड़ नए कनेक्शन देने का इन्होंने जो अपना लक्ष्य रखा था, वो उसमें 33 करोड़ दे चुके हैं। और आपको अच्छी तरह से पता है कि 33 करोड़ जो एलपीजी है, उसमें से कितने लोग सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना महंगा हो गया है। बहरहाल सरकार के रिकॉर्ड में इनकी गरीबी दूर हो गई। यानी कुल मिला के दिखने में गरीबी हो गई, लेकिन क्या वास्तव में दूर हुई है? तो वास्तविक जो आर्थिक हालात हैं वो ये है कि हर साल गांव में जो मजदूरी में वृद्धि हो रही है वो 3% के आसपास हो रही है, महंगाई की दर 6% के आसपास,
और उनकी आमदनी बढ़ रही है 3% के आसपास। तो कायदे से वहां पर लोगों को अमीर नहीं और गरीब होना चाहिए। लेकिन मोदी जी भाषण में फेंक के चले गए, और वो जो बोल के गए हैं उसको वो गंगा जली की कसम भी खा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी कौन से कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आंकड़े जो हैं वो ऐसे चुने हैं जिसके अंदर गरीबी दूर होती दिखती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, उसके हिसाब से 36% बच्चे अभी भी स्टंटेड हैं। स्टंटेड का मतलब होता है कुपोषित हैं। देखा ना सोमाली, जो जिन बच्चों के शरीर को, जो स्टंटेड मतलब जिसकी शरीर की ग्रोथ पूरी नहीं हुई है, इस उम्र में इतना हो जाना चाहिए, इतना वजन होना चाहिए, वो सब नहीं है। और 57% भारत की महिलाओं के शरीर में खून की कमी है। 57% महिलाओं के शरीर में पूरा खून नहीं है, एनीमिक है। अब वो वैज्ञानिक वो कारण मत गिराना महीने वाला, उसके अलावा ये एनीमिया की बात है। उसके बावजूद बाकी जो 57 के अलावा जो 43% है उनके अंदर तो है ना खून। खैर, इसी के साथ, इसी के अलावा जो गरीबी है और बेरोजगारी का हाल है वो ये है कि शहरी युवाओं के अंदर 17 से 18% बेरोजगारी है। टॉयलेट, बिजली का बल्ब देने से गरीबी दूर नहीं होती, लेकिन हमारा बादशाह टीवी पे आके करोड़ों के आंकड़े गिनवाता है और कहता है कि उनके गरीबी की रेखा से वो बाहर आ गए हैं, वो नया मिडिल क्लास बन गया है, वगैरह वगैरह। मिडिल क्लास बना है, ये सरासर मोदी जी ने झूठ बोला है। मल्टीनेशनल गरीबी में कमी आई है। खैर, अब हम आ जाते हैं बचत उत्सव, जीएसटी वाला जो आंकड़ा मोदी जी ने दिया है। अब थोड़ा कई लोगों को लगता होगा बोर होने, लेकिन मैं क्या करूं, आंकड़े और तथ्य के साथ बात रखूंगा। मैं वो तो करूंगा नहीं, बैठ के चैनलों पे जैसे शाम को लोग शुरू हो जाते हैं, ये है वो है, छठ ये फला ऐसा है वो है। भाई जो सच है वो बोलेंगे। खैर, 2017 में जब जीएसटी लेके आए थे मोदी जी, उसके बाद इन्होंने किस तरह से देश का कबाड़ा किया कि आज नौबत ये आ गई है कि मोदी जी को खुद अपनी उन हरकतों के कारण अपनी कुर्सी खतरे में लग रही है। जिस तरह से बार बार क्रांतियां हो रही हैं, पूरे एशिया में हो चुकी है, और समान स्थितियां अलग अलग वीडियो में आपको बता चुका हूं, वही होती है। गरीब और गरीब होता जाता है, अमीर और अमीर होता जाता है, और धीरे धीरे करके जैसे स्थिति गड़बड़ाती है और आम आदमी के पास जब कुछ नहीं बचता है तो फिर वो लठ लेके सड़क पर उतरता है। वही नेपाल में हुआ, वही बेरोजगारी के हालात, वही वहाँ के लड़के बाहर जाके नौकरियाँ कर रहे थे, वही हमारे यहाँ पे हो रहा है। बाहर जाके नौकरियाँ खतरे में पड़ती हैं तो सिस्टम मिल जाता है हमारा पूरा। सबसे ज़्यादा विदेशों में नौकरी नेपालियों से ज़्यादा हमारे लोग कर रहे हैं। दुनिया में ऐसी कोई कौम नहीं है जो बाहर जाके ज़्यादा नौकरी कर रही है हमसे ज़्यादा। हकीकत है ये। और इस पूरे चीज़ पे अगर आप जाएं तो अगर 2017 में जब जीएसटी लागू हुई तो कैसे सत्यानाश किया ये समझें। और ये जो दुर्गति हुई है 8 साल में ही हो गई है। एक आंकड़ा रख के बैठते हैं, थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूं जीएसटी की कहानी पे। जिस कहानी को ये अंडू कर रहे हैं, मतलब जब चोरी करते हुए आप पकड़े जाओ तो कहो नहीं मैं तो ऐसे ही चख रहा था, ऐसे ही छू रहा था। 2017 में सबसे ज्यादा मार पड़ी असंगठित क्षेत्र पे। आज मोदी जी कह रहे हैं एमएसएमई में काम बढ़ जाएगा तो बाहर आ जाएगी, ये आ जाएगी। ये बाहर थी भाई जब आप जीएसटी लेके नहीं आए थे, आप ही ने इसको खत्म किया है। आंकड़े कहते हैं कि एमएसएमई बंद होने से लाखों नौकरियां इस देश में कम हो गई। रोजमर्रा की कई चीजों पे आपने टैक्स बढ़ा दिया, जैसे पैक्ड फूड, टूथपेस्ट, पंखा, सब पर 5 से 12% टैक्स आपने लगा दिया। भारत में रोटी पे कभी टैक्स नहीं लगता था। आपको बताऊं कि इस देश में होटल वाले, ढाबे वाले, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, रोटी के पैसे लेते थे, सब्जी के चार्ज नहीं करते थे, क्योंकि रोटी पे टैक्स नहीं लगता था, सब्जी पे टैक्स लगता था। तो सब्जी वो फ्री दे देते थे, छोटे होटल जो होते थे सड़क छाप, और वो हमेशा उसके कारण वो टैक्स से बच जाते थे। सीमेंट, पेंट, टाइल्स, घर बनाने तक पे 28% टैक्स लगा दिया गया। अब ये टैक्स लगाने से क्या हुआ? टैक्स लगाने से ये हुआ कि ये जो जीएसटी टैक्स है ये उपभोग पे आधारित टैक्स है। जितना लोग चीज़ों को खाएंगे, पिएंगे, खर्च करेंगे, खरीदेंगे, उतना ही टैक्स होगा। नहीं करेंगे नहीं होगा। तो लोगों के ऊपर आपने इस बात पे टैक्स लगा दिया कि वो कुछ खर्चा कर रहे हैं मार्केट में। जब लोग मार्केट में खर्चा करेंगे
तो टैक्स लगेगा तो लोगों ने कहा हम खर्चा नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे कंजम्पशन कम हो गया। जब माल बिकना बंद, लोग खरीदेंगे नहीं तो माल बनेगा कैसे, तो फैक्ट्रियों पर असर पड़ गया। इससे पहले नोटबंदी वाला काम कर ही चुके थे जीएसटी लाने से 1 साल पहले, जो कैश इकोनॉमी पे आधारित, उस वक्त तो कैशलेस का कुछ सिस्टम ही नहीं था, जितने कारखाने थे सब बंद हो गए। ऊपर से जीएसटी आ गई, तो ये छोटे मोटे सामान जो छोटी छोटे गांव की दुकानों पे सामान बिकता है, बुध बाजार शनि बाजार में, बड़े शहरों में लोकल माल छोटी फैक्ट्रियों में बनता है, वो टैक्स की मार में आ गया। तो नतीजा ये हुआ कि जो आदमी जैसे खरीदता था पैसा टैक्स लगता था, और उस टैक्स से जो पैसा आ रहा था सरकार उसको ज्यादा से ज्यादा उस योजनाएं बना रही थी अमीर लोगों के ऊपर संसाधन खर्च करने में, और उसके कारण बुरा हाल हो गया। तो जब कंज्यूमर कॉन्फिडेंस गिरता है, ये क्या होता है, मुझे डर लग रहा है कि मैं पैसे खर्च कर दूंगा तो अगले महीने पता नहीं क्या होगा, मेरे पास होंगे या नहीं होंगे, काम चलेगा कि नहीं चलेगा, नौकरी होगी कि नहीं होगी। तो जब मेरा कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो मैं खर्चा भी नहीं करूंगा। तो देश में जो कंज्यूमर है, खपत करने वाला आदमी, उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसका एक आरबीआई उसको नापता रहता है, उसका उनका सिस्टम है कुछ, उसका जो इंडेक्स है 2019 से 21 के बीच में रिकॉर्ड नीचे के स्तर पे आ गया था। उसके बावजूद ये भाई साहब अड़े हुए थे, ये तो किसी को कुछ समझते नहीं थे ना, और इनके समर्थक कहते थे जनता ने वोट दे के चुना, अब पता चल रहा है चुनाव आयोग भी चुनता है कुछ कुछ, तो हम क्यों चुने, आप आलोचना करोगे तो आप कैसे, आप तो आलोचना कर रहे हो, कोई देश के पिताजी हैं, कोई कुछ कर रहा है। जब तक जनता ने 2024 में अल्पमत में नहीं ला दिया, जब तक ये नहीं देखा कि भैया सरकार कितने भी बहुमत से ले आओ, हमारी फ्रेंड वहां से जान बचा के भाग के आई है यहाँ पे, तब तक समझ में नहीं आ रहा था। और हालत ये कि ये निजी खपत में जीडीपी का हिस्सा 56% जो होता था 16-17 में, वो 54% हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल हिंदुस्तान में उत्पादन हो रहा है उसमें जो लोग खरीदते थे सामान, जनता की खपत थी, वो पहले 56% होती थी, वो कम हो गई 2%। 2% बहुत बड़ा होता है इस मामले में। सबसे ज्यादा टैक्स गरीबों पे, और गरीबों की खर्च करने की क्षमता कम होती चली गई, क्योंकि मगर मैं जो चीजें खरीद रहा हूं उस पर 12% 18% लगेगा तो ये होगा। और इसका नतीजा क्या हुआ, एक और आंकड़ा देता हूं आपको। जो स्मॉल टिकट लोन होते हैं, 10 से 50 हजार रुपये तक के जो कर्ज होते हैं, उनमें 20% बढ़ोतरी हो गई। यानी घर का खर्चा करने के लिए लोग कर्जा लेने लग गए। ये आर्थिक स्थिति इस देश के इस प्रधानमंत्री ने खड़ी की, जो आज खड़ा होकर एहसान बता रहा है बचत उत्सव। इस आदमी ने ही तो पैसे छीने हैं। आज इसने सिर्फ इतना किया कि इसके करने से जहां खतरनाक तरीके से देश तबाही के कगार पे पहुंच गया था, लोगों के पैसे छीन चुके थे और लोग आपके दिए हुए खैरात के अनाज पे पल रहे थे, तब समझ में आया। दूसरी समस्या ये हुई कि जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश हैं, दूसरे राज्य हैं जो खपत पे आधारित राज्य हैं, उन राज्यों की और दूसरे राज्यों की भी दिक्कत ये हुई कि भैया हम पहले ज्यादा कमा लेते थे, तुम्हारे जीएसटी में आके कम कमाने लग गए। अब जब तुम टैक्स की रेट इतनी हैवी रखोगे, लोग सामान कम खरीदते हैं, कम खरीद रहे हैं तो राज्यों की आमदनी कम हो गई। सीधा सा हिसाब है, जितना टैक्स कम करोगे उतनी खपत बढ़ेगी। ये आदमी अकड़ में टैक्स बढ़ाता गया। वित्त मंत्री भी जी सर यस सर के आगे कोई आया नहीं। तो जितना आपने टैक्स बढ़ाया उतनी खपत कम होती गई। खपत कम होती गई तो टैक्स की कमाई भी तुम्हारी कम हो गई। मैं कई वीडियोस में ये बात बहुत स्पेसिफिकली इसी जीएसटी के सिलसिले में बता चुका हूं, और जो हमारे वीडियो देखने वाले लोग हैं इन सब चीजों को समझ रहे हैं आसानी से। सबसे आसान है उनको समझाना। तो क्या हुआ, राज्यों की कमाई भी कम हो गई। अब राज्यों को जो जीएसटी कंपनसेशन देते थे वो भी बंद हो गया, तो राज्यों के पास पैसा ही नहीं जा रहा था, उनकी रिकवरी नहीं हो पा रही थी। तो ये सेस वेस दूसरे टैक्स लगा के उनको पैसे की भरपाई कर रहे थे। तो हार के इनको ये लगा कि अब तो स्थिति बहुत खराब हो गई है, तो इनको थूक के चाटना पड़ा, यू टर्न लेना पड़ा। और जहां पर खड़े होकर प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए थी, ये जो भूल सुधार किया है इसमें गलती स्वीकार करनी चाहिए थी कि हमने 8 साल में 2017 जब से जीएसटी आया, इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था को गलत तरीके से इस टैक्स को लागू करके सत्यानाश किया, और हमने टैक्स ज़्यादा दरें ली। उसके कारण हमारे उद्योग धंधे बेकार हो गए, हमारे छोटे उद्योग बंद हो गए, उससे रोजगार चला गया।
गरीब आदमी का पैसा छिन के अडानी अंबानी के पास चला गया। आंकड़े में डिटेल से कई बार आपको दे चुका हूं। 1% आबादी के पास देश की 50-55% वेल्थ है। और किस लिए? इसीलिए तो हुआ क्या, सरकार के पास तो पैसा आता गया। मोदी जी के पास पैसा ऐसा वाला हवाई जहाज खरीदूंगा, किसी के पास नहीं है भाई। ऐसी कार खरीदूंगा, किसी के पास नहीं है भाई। इंडिया गेट पे शौचालय बनाऊंगा बड़े बड़े, ये करूंगा वो करूंगा, पटेल की बहुत बड़ी मूर्ति बनाऊंगा। वो गडकरी कह रहा लाओ मुझे पैसे दो, मैं सड़क बना देता हूं, उसमें कार चलेगी तेज। भैया 160 की स्पीड से किसको चलना है? जिनके पास महंगी कार है उनको चलना है। तो देश में महंगी कार वाले तो 2% 5% लोग होंगे ज्यादा से ज्यादा। सारा पैसा उधर, सारा पैसा उधर, और गरीब आदमी को आपने जो है वो पूरी तरह से खाली हाथ कर दिया। तो अब उन गलतियों को सुधार रहे हैं, क्योंकि अब ये केवल सरकार जाने का मसला नहीं है, सरकार जाने के बाद का भी मसला है। और जिस तरह से जैन जी की क्रांति, ये क्रांति वो दुनिया भर में हो रहा है, लोग सड़क पे निकल के आ रहे हैं। जहां जहां विषमता बढ़ रही है, जहां गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, वो खतरा अब महसूस होने लगा है। हालत ये है कि एक और नाटक हुआ आज, स्वदेशी, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। भाई इस देश में सब कुछ मेड इन इंडिया ही बनता था, याद करो वो जमाना। तो ये इतना सारा विदेशी बनना कैसे शुरू हुआ? आपकी नीति के कारण। भारत में बनता था माइक्रोमैक्स मोबाइल, स्पाइस और भी 50 तरह के देसी कंपनियां थी ना, कार्बन, जोलो और भी पता नहीं क्या क्या। क्या हुआ? आपने हिंदुस्तान का जो आदमी हिंदुस्तान में फैक्ट्री चला के सामान बना रहा था, उसको तो टैक्स से लाद के मार दिया, और विदेशी को कहा तू आप मेक इन इंडिया कर। आपका पूरा ओरिएंटेशन अपने विदेशी आकाओं को खुश रखने का था। मल्टीनेशनल्स के पिताजी जो बड़े बड़े दुनिया भर के शहंशाह हैं, कभी ट्रंप होता है, कभी बाइडन होता है, ये होता है, उनको खुश करने का था। एप्पल और सैमसंग के सामने देश को डाल देना का था कि चर लो जितना चरना है। तो आपने उनसे कहा कि यहां आओ और बनाओ। देश का जो प्रोड्यूसर काम कर रहा था, उत्पादक काम कर रहा था, उसके ऊपर टैक्स आपने ज्यादा लगाया और वो नहीं कर पा रहा है। विदेशी को टैक्स में छूट दी, विदेशी को इतने इंसेंटिव दिए, जमीनें सस्ती, ये वो कानून बदल दिए। हमारे हिंदुस्तान के आदमी का तुम गन्ने की जस की मशीन में डाल के भी खून अगर निकाल सकते हो, तेल, जूस जो भी निकालना है, तो भी हम कुछ नहीं कहेंगे। कानून बदल दिए, 12-12 घंटे काम करवा सकते हो, ये कानून बना दिया। तो देश के आदमी को तो आपने हतोत्साहित किया, देश के उद्योग वालों को, छोटी बड़ी फैक्ट्री वालों को, और बड़े वालों को जो विदेश वाले थे उनको मेक इन इंडिया करना शुरू कर दिया। उन्होंने फिर भी कुछ करके नहीं दिया। वो चवन्नी देश को नहीं दे रहे हैं, लूट के ले जा रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि एक नौकरी पे कितने लाख रुपए सालाना सरकार दे रही है इसी एप्पल को, और वो भारत में सस्ता भी नहीं बेच रहा है इसके बावजूद। तो क्या किया, घर का भारत का जो अपना उद्योगपति था उसका आपने खून पिया, उसको खत्म किया, और उससे जुड़े हुए जो लाखों लोग रोजगार पा रहे थे उनके रोजगार पे भी असर पड़ा। तो आप जो कह रहे हो कि विदेशी नहीं स्वदेशी, अरे एफडीआई सेक्टर किसने खोला? आपने पंडित नरेंद्र मोदी जी। 100% एफडीआई कहां खोली? रक्षा में खोल दी। रक्षा क्या, अडानी और इजरायली कंपनियां। इजराइल तो एकदम ही जो है, इजराइल के सामने तो हमारा सब कुछ हमने लुटा रखा है, क्योंकि अभी आएंगे, अभी ये जो चुनाव घोटाले आ रहे हैं इसमें इजरायली आएगा, देख लेना आखिर में। ये सारा चुनाव का खेल हो रहा है, पेगासस हो रहा है, ये सब इजराइल करवा रहा है। रिटेल सेक्टर खोल दिया, विदेशी कंपनियां आ रही हैं, शोरूम खोल रही हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल कंपनियां। इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी लोग, अब तो पूरे खोल दिया। चीनी भी भारत में जो बना करती थी, हमारी शुगर मिल, हमारे किसान को गन्ने का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, उसको साल 2-2 साल पेमेंट नहीं मिल रहे हैं उनके गन्ने के, और विदेशी चीनी आए जा रही है भारत में। चीनी के इंपोर्ट से टैक्स हटा दिया, कपास से भी हटा दिया। पिछले दिनों 69,000 करोड़ रुपए की चीनी आया करती थी, जो 1,03,000 करोड़ रुपए की चीनी आने लग गई है। स्वदेशी बोलने वाले आदमी का राज है। आप मक्कार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इस व्यवस्था को, इस सरकार को, मोदी जी को क्यों मक्कार कहें? उनको लोग अपने आप ही जो कहना है कह रहे हैं। टेस्ला को छूट, एप्पल को छूट। आप मुझे बताइए, इस देश में भारत की जो टेलीकॉम कंपनी है वो रो रही हैं। एयरटेल रो रहा है, जियो रो रहा है। लाइसेंस दे दिया किसको? एलोन मस्क को।
स्वदेशी की बात कर रहे हो ना आप, मैं स्वदेशी की बात कर रहा हूं। और एलन मस्क को लाइसेंस ऐसे दिया, बोली बोली लगाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारे साइंस से मिल जाएगा। पॉलिसी बदल दी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था 2G घोटाले में कि कोई भी स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट बगैर कॉम्पिटिटिव बिडिंग के नहीं होगा, ऑक्शन के बगैर नहीं होगा। मोदी जी ने नियम बदल दिया, बोले हम साइन करेंगे उससे हो जाएगा, और दे दिया टेस्ला को भारत में। टेस्ला माफ कीजिए, जो स्टारलिंक है उनका, इलॉन मस्क का। टेस्ला को आप कह रहे थे कि इतना परसेंट बनाना पड़ेगा, जब भारत में इतनी सारी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, हमारा टाटा अच्छा कर रहा है, महिंद्रा अच्छा कर रहा है, हमारा जगुआर रेंज रोवर दुनिया में हम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और क्या हो रहा है, हमारा मारुति है, हमारा इतना मजबूत है ऑटोमोबाइल उद्योग। टेस्ला को आप छूट दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? क्योंकि ट्रंप के चाटते हैं तलवे। अब आप समझिए कि बहुत सारी कंपनियां जब PLI स्कीम के अंदर आ जाएंगी, विदेशी कंपनियां, उनको प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दोगे तो ये MSME कहां बचेगा? जिसने 1 करोड़ रुपए लगा के 50 लाख रुपए लगा के कहीं गांव के किसी पिछड़े इलाके में फैक्ट्री चलाई हुई है, सबका सूपड़ा साफ हो रहा है, और ये आदमी स्वदेशी बोल रहा है, खुद दूसरों को कह रहा है स्वदेशी ही खरीदें। खुद की आदतें कितनी स्वदेशी की हैं जान लीजिए। टूथब्रश से लेके, घड़ी कंगा चश्मा से लेके, पेन से लेके, सब कुछ तो विदेशी इस्तेमाल करो भाई साहब आप। और जो स्वदेशी बनता था उसको आपने खत्म कर दिया, किल कर दिया, और आज आप जाके स्वदेशी का रोना रो रहे हो। क्यों रो रहे हो? क्योंकि इंपोर्ट बिल इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, सब कुछ विदेशों से ही आ रहा है। अब आपको चाहिए डॉलर, डॉलर के सोर्स आपके बंद होते जा रहे हैं, विदेशी निवेशक अब भारत में पैसा नहीं लगा रहे हैं। ये जो बच्चे कमा के भेजते थे, अब ट्रंप ने गा दिया, इसके ऊपर भी लगा दिया तगड़ा टैक्स, ये भी आमदनी कम हो जाएगी, तो विदेशी पैसा आ ही नहीं रहा है। और जो हम टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट करते थे उसकी स्थिति भी जाहिर बात है, जब वो कह रहा है कि यहीं आके फैक्ट्री लगाओ अमेरिका में, सबको कह रहा है, तो आप कल्पना करो। तो आप डर रहे हो कि भाई डॉलर नहीं होगा तो क्या होगा, श्रीलंका ना हो जाए। श्रीलंका में डॉलर ही तो नहीं थे। पाकिस्तान ना हो जाए, अभी हाथ में पाकिस्तान के साथ क्या था, उसका डॉलर नहीं थे, विदेशी मुद्रा भंडार नहीं था, सामान जरूरत पड़े से बाहर से मंगा नहीं सकता था। तो उस दशा में पहुंचने का डर लग रहा है, तो आप स्वदेशी का रख। तो ये कुल मिला के आज का जो भाषण है वो सीधे सीधे हमारी सरकार की पोल खोल रहा है। मोदी जी जो कुछ बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि मैंने ये गलत 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 किया था, हर तरह गलत किया था मैंने। अरे आप वो आदमी हो जिसने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, खुला खोल दिया दरवाजा, बगैर टैक्स के माल भेज दो तुम, जा जाके समझौते किए गले मिल मिल के। आंकड़ा सुनिए, ये स्वदेशी कहने वाले आदमी का हाल है। स्टील सचिव का बयान था कि 62% स्टील भारत में, हमारे यहां लोहे की कितनी कितनी खदानें आपको पता है, 62%, और हमारे यहां भूषण स्टील जैसी कंपनी दिवालिया होती है। 62% स्टील भारत में ऐसे देशों से इंपोर्ट होती है जिनके साथ भारत का FTA है, यानी फ्री ट्रेड अलायंस है, यानी कि वहां से जब आती है स्टील तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। आपने टैक्स हटा दिया, और स्वदेशी की बात करो, विदेशी स्टील पे आपने टैक्स हटा दिया, और इसके साथ साथ सीमा शुल्क का असर जब नहीं होगा तो आप सोचो कि वो सस्ती स्टील लाके यहां बेचेगा। इसी तरह से जो अभी हो रहा है ना, ट्रंप हमारे को बोलेगा मक्का पे तो सोयाबीन पे तो सरकार अड़ी हुई है, कुछ नहीं अड़ी हुई है। ये मक्का सोयाबीन में आपको बिजी रख के कुछ पीछे पीछे खेल कर रहे हैं। मैं आपको देता हूं कि इन्होंने 13-14 से 20-25 के बीच में जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो करीब 20% बढ़ा है, सिर्फ 20%, और इंपोर्ट 148% बढ़ा है। 120% एक्सपोर्ट, 148% इंपोर्ट, यानी विदेशों के खाने पीने का सामान भारत में धड़ल्ले से आ रहा है। ये स्वदेशी वाला आदमी है। सारे आंकड़े इसी के कार्यकाल के, पीछे की तो बात ही नहीं है। ये आदमी जो स्वदेशी की बात कर रहा है, स्वदेशी के नाम पे हमको टास्क दे रहा है थाली पीटने जैसा, उस आदमी ने तो स्वदेशी को खत्म कर दिया। बाहर का अनाज, कृषि उत्पाद अगर भारत में लाओगे तो भारत का किसान कहां से बच पाएगा? समर्थन मूल्य इसलिए नहीं मिल रहा उसको, इसीलिए न्यूनतम समर्थन की गारंटी मांगता है वो MSP की, तो आप उसको देते नहीं हो, क्योंकि आपको तो बाहर वालों से दोस्ती करनी है। एग्री प्रोडक्ट क्यों आते हैं आपको पता है, अफ्रीका क्यों गए, वहां पे कौन खेती कराता है, कॉन्ट्रैक्ट खेती कौन कराता है, कौन
दोस्त है कौन क्या, उस पर नहीं जाऊंगा। भारत में तिलहन यानी ऑयल सीड, जैसे कि जिससे तेल निकलता है, सोयाबीन वगैरह, फल, सोचिए शर्म की बात है, 150 करोड़ लोग आपके तैयार खड़े हों काम करने के लिए, वो कहते हैं हमको रोजगार दो। फूल, ड्राई फ्रूट बहुत तेजी से आयात हो रहा है। सोचिए 148% बढ़ गया 10 साल के अंदर, पहले सिर्फ 20% की रफ्तार से बढ़ता था। और अभी भी एफटीए की बातचीत चल रही है। अभी आप यूरोप से भी एफटीए की बात कर रहे हो, आ जाओ भाई बगैर टैक्स के भेजो। अभी यूके से करके आओ, आ जाओ भाई बगैर टैक्स के भेजो। भैया ग्लोबल हो जा रहे हो और कह रहे हो कि भैया स्वदेशी 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 स्वदेशी। तो ये जो सिचुएशन आप खुद समझें कि जो आदमी स्वदेश, तो ये क्यों हो रहा है? ये स्वदेशी का नाटक इसलिए हो रहा है कि अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हो आप, लेकिन इतने बारीक आंकड़ों में आम आदमी तो जाता नहीं है। वो प्रचार तंत्र में है, करोड़ों ट्वीट भाग पड़ेंगे एक से दूसरे की तरफ आपके दिमाग पे हमला करने के लिए, लाखों व्हाट्सएप के मैसेज आपकी खोपड़ी पे आएंगे हमला करने के लिए। आप डिटेल्स में जाएंगे नहीं तो आपको पता ही नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, सिर्फ इसलिए वो इनके समर्थक हैं। आप पहुंचाते हो, चीजें बदलती जाती हैं। भारत में आसियान एफटीए बढ़ा, उसके कारण किया गया, उसके कारण बड़ी संख्या में इंपोर्ट भारत में हुए। यूएई के साथ में कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत खूब सारा सोना आना शुरू हुआ है, क्योंकि वहां से सोना आता है तो इंपोर्ट टैक्स में छूट मिलती है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में यूएई से सोने और चांदी का आयात 210% बढ़ गया है। यानी पिछले साल का जो वित्तीय वर्ष था 2024 का मतलब होता है 23-24, उसमें सोने और चांदी का इंपोर्ट 210% बढ़ा है। भूखे मर रहे हैं लोग, गरीब अमीर की खाई बढ़ रही है। सोना और चांदी कौन खरीद रहा होगा? आप अंदाजा लगाइए। जिसके लिए नीति बन रही है, जिसकी तरफ पूरे धन और संसाधनों का प्रवाह किया जा रहा है। और वो जो लोग अमीर लोग हैं, बड़े लोग बैठे हैं, उनको स्वदेशी से मतलब नहीं हो, तो विदेशी माल लाते हैं और एक दूसरे को आपस में टोपी पहना के माल कमा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम ये लाएंगे वो लाएंगे। आ जाओ भैया, छोटे उद्योगों का भला करेंगे। मोदी जी के भाषण के एक एक पहलू पे मेरे पास पूरा विश्लेषण है। आप चाहो तो इसके 4 वीडियो मैं अलग अलग बना सकता हूं। नोटबंदी, जीएसटी, कोविड का लॉकडाउन, छोटे उद्योगों के लिए परफेक्ट स्टॉर्म। खत्म हो गया छोटे उद्योग। मोदी जी ने क्या छोटे उद्योग के रिवाइवल के लिए कोई राहत दी? 5 साल हो गए कोविड जाके भी, क्यों नहीं दी? इस बीच में किसको क्या दिया? इस पे आप 10-20 वीडियो देख चुके हैं। दोनों हाथों से दिया, भर भर के दिया। 1 रुपए में अडानी जी को जमीन दे रहे हैं। पतंजलि को कितनी जमीनें दी गई हैं? झूठा नंबर 1 वो कंपनी है। आ जाइए क्राइसिल की रिपोर्ट, 2020 में एमएसएमई का 30% बिजनेस खत्म हो गया। रेफरेंस के साथ में, इंफॉर्मेशन सोर्स के साथ में जानकारी देता हूं मैं आपको। असंगठित सेक्टर का योगदान 2015 में जीडीपी का 45% था। यानी ये छोटे मोटे काम धंधे वगैरह, छोटी छोटी फैक्ट्रियां जो लोग खोल लेते हैं, जो बड़े ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर इस देश का 45% योगदान दे रहा था इस देश के उत्पादन में, जीडीपी में। 2023 में 37% आ गया। कत्लेआम मचाया इन कंपनियों का, ताकि जो बड़ी कंपनियां विदेशी हैं, जाहिर बात है थोड़ा ध्यान रखती हैं वो भी, और उनके आकाओं का हमें ध्यान रखना होता है, उनका बढ़ गया। सूरत, तिरुपुर, मुरादाबाद में हजारों यूनिट बंद हो गई मैन्युफैक्चरिंग की। कोई रोया, कोई गाया नहीं। संगठित क्षेत्र को फायदा हुआ। अब आप सोचिए कि ये धीरे 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 हम सब तबाह कर दिए गए हैं। हम सबको लूट लिया गया है। और हमारी लूट के अंदर से जब ये पता चला कि अब ये हमको पीटेंगे, अब ये हमको मारेंगे, सड़कों पे दौड़ा सकते हैं, तो हम सुर बदल रहे हैं। जीएसटी, गरीब पर जीएसटी बुरी तरह से टूट के पड़ी है। अमीर आदमी और गरीब आदमी के अंदर यह समझ लीजिए कि सबको एक ही रेट देना पड़ता है। खाने पीने की चीजों पे 5% जीएसटी। मोदी जी का ये जीएसटी कम करने का पैंतरा हम सही मान सकते थे, लेकिन इन्होंने
टैक्स लगातार बढ़ाया, कम नहीं किया है। 2017 में 12 और 18% के स्लॉट होते थे, जो बाद में 5 वाला 12 हो गया और 18% कर दिया गया। हर चीज़ के ऊपर जीएसटी बढ़ाई और गरीबों पर कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया, अर्थव्यवस्था की हालत खराब हो गई। इतनी सारी बातें हैं करने को। कुल मिला के आज मोदी जी ने जो परफॉर्मेंस दिया है, वो परफॉर्मेंस ऐसा है जो खुद वो जानते थे कि वो झूठ बोल रहे हैं। मैं आपका घर लूट के ले आऊं और बाद में जब आप भूखे मरने लगो तो मैं आपको कहूं, लो भाई साहब, मैं आपके लिए रोटी लेके आया हूं, मैं आपका सबसे बड़ा हमदर्द हूं। वैसे ही घटिया हरकत आज इस देश के प्रधानमंत्री ने की है। उम्मीद करता हूं आप सारे तथ्य और आंकड़ों को समझे होंगे और सारे खुलासे मैंने किए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।